Hello future doctors, welcome back to my channel Study with Chehek. I hope you all are safe and healthy and studying hard. So आज के वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स को करेंगे. So let's get started. पहला क्वेश्चन हमारा आता है चूज द एलिमेंट विच इज़ नेग्लिजिबल इन द लिविंग मैटर. तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टेबल में से आया है जिसको हम फ्रीक्वेंटली इग्नोर कर देते हैं कि उसकी वैल्यूज़ क्या ही पूछी जाएंगी. तो जो वैल्यूज़ पूछने के चांसेस हैं वो तो कम है, लेकिन जो सिलिकॉन है मतलब ये जो क्वेश्चन है ये आ सकता है क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा दे रखा है लिविंग मैटर में जिसकी वैल्यू नेग्लिजिबल है. तो पहली बात, इसका आंसर हमारा सिलिकॉन है यानी कि ऑप्शन ए. और टेबल में सिर्फ यही एलिमेंट है जिसकी वैल्यू नेग्लिजिबल है, तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं देन द अदर एलिमेंट्स. अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर. बायोमोलिक्यूल्स आर. अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स और हमें यही नहीं पता कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं. तो बायोमोलिक्यूल्स वो सारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि लिविंग टिश्यू में होते हैं, जो कि एक लिविंग टिश्यू, एक मॉलिक्यूल, एक ऑर्गेनेली को कंपोज करते हैं. तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स. तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर. The sum total composition of acid soluble and acid insoluble fraction represents the entire composition of. तो ये जो टोटल कॉम्पोजिशन होती है जिसमें हमारे लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये चार हमारे एसिड इनसोल्यूबल में आते हैं. और जो हमारे एसिड सोल्यूबल में आते हैं तो ये दोनों चीज़ें मिला के क्या हम इसको कहते हैं. पहला ऑप्शन क्या है, डेड सेल्स, नहीं. बी, जीन पूल, नहीं. सी, सेलुलर पूल, हाँ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सेलुलर पूल कहते हैं. अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर. वैरायटी ऑफ एमिनो एसिड्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ. अब एमिनो एसिड बेसिकली क्या होते हैं, हमारे सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स. ये हमारा सी ग्रुप है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारा एमीन ग्रुप है NH2, यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, और यहाँ पे एक R होगा. अब R का नेचर क्या है, इस पे जो हमारा एमिनो एसिड है वो डिपेंड करेगा कि जो R है वो हमारा बेसिक हो सकता है एमिनो एसिड, एसिडिक हो सकता है, अल्कोहलिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है. तो ये सब किस पर डिपेंड करेगा, आर के नेचर पे. तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर. टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स फाउंड इन द प्रोटीन्स आर. कितने तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं. एमिनो एसिड्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स में मिलते हैं वो 20 होते हैं हमारे. अब जो इसमें से 10 अमीनो एसिड्स हैं वो हमारे एसेंशियल होते हैं और जो 10 है वो नॉन एसेंशियल होते हैं. एसेंशियल अमीनो एसिड्स यानी कि मैं यहाँ लिखती हूँ जो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, इसका मतलब ये हमारी बॉडी में नहीं बनते अमीनो एसिड्स, हमें डाइट के थ्रू इन अमीनो एसिड्स को कंज्यूम करना होगा. ये अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में नहीं बनते, हमें डाइट के थ्रू ही, फूड के थ्रू इसको अपनी बॉडी में लाना होगा. और एक हमारे होते हैं नॉन एसेंशियल. नॉन एसेंशियल यानी कि ये अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में बनते हैं, तो हमें ऐसा नहीं है कि फूड में ये अमीनो एसिड है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा क्योंकि वो हमारी बॉडी में बन जाते हैं. और आर ग्रुप के बेसिस पे जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारे न्यूट्रल होते हैं, बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पर. द एरोमेटिक अमीनो एसिड्स आर. तो एरोमेटिक अमीनो एसिड के एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी में. 3 एग्जांपल है और तीनों जो है टायरोसिन, फिनाइल एलानाइन और ट्रिप्टोफैन, तीनों हमारे एरोमेटिक होते हैं. तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. Arachidonic acid and palmitic acid, they have dash and dash carbon atoms respectively including the carboxyl carbon. तो एरिकिडोनिक एसिड और पैल्मेटिक एसिड, पहली बात तो ये दोनों हमारे लिपिड्स होते हैं
और जो कार्बोक्सिल कार्बन है यानी कि जो COOH ग्रुप है ना, इस ग्रुप का जो कार्बन है इसको भी इंक्लूड किया गया है। तो NCERT एज इट इज क्वेश्चन है फ्रॉम द NCERT इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन, इन दोनों में रिस्पेक्टिवली 20 और 16 कार्बन आइटम्स होते हैं। और अगर क्वेश्चन चेंज हो के आगे कि इंक्लूडिंग की जगह एक्सक्लूडिंग आ गया तो कितने होंगे 19 और 15, और अगर इंक्लूड करेंगे तो 20 और 16। तो ये क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी हो सकता है कि इंक्लूडिंग की जगह वो बोल दे एक्सक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन, तो फिर इसका तो ए ऑप्शन है। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। न्यूक्लिक एसिड हमारे पॉलीमेरिक होते हैं। न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। प्रोटीन्स किसके बने होते हैं? एमिनो एसिड के। ठीक है, पॉलीसेकेराइड भी हमारे पॉलीमेरिक है, लेकिन जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो पॉलीमेरिक नहीं होते। बेसिकली जब हम एक सेल का जो कॉम्पोजिशन है उसको ऑब्टेन करते हैं तो लिपिड्स बेसिकली हमारे सेल मेम्ब्रेन में होती है। सेल मेम्ब्रेन हमारी ब्रेक डाउन हो जाती है और जो लिपिड्स है ना वो वेसिकल फॉर्म कर लेती हैं। ये जो वेसिकल्स होती हैं ये वाटर इंसोल्यूबल होती है और इसीलिए जो लिपिड्स हैं उनका वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। और इसीलिए NCERT ने एक स्टेटमेंट स्पेसिफाई कर रखी है दैट लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूलर। इसलिए मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूलर इसलिए नहीं है क्योंकि लिपिड्स हमारे पॉलीमेरिक नहीं होते, बट ये एसिड इंसोल्यूबल पूल में मिलते हैं क्योंकि ये वेसिकल्स फॉर्म कर देते हैं। इसलिए हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक? लिपिड्स। Which of the following organic compounds is the main constituent of lecithin? तो लेसिथिन हमारा फॉस्फोलिपिड है जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। इसका डायग्राम NCERT में दे रखा है, इम्पॉर्टेंट है। और लेसिथिन पे एक क्वेश्चन है कि लेसिथिन में नाइट्रोजन एटम होता है, तो क्वेश्चन आएगा कि हाउ मैनी नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन लेसिथिन। तो उसका क्या आंसर होगा? 1 नाइट्रोजन एटम। ठीक है, लेसिथिन क्या है? हमारा फॉस्फोलिपिड है। लेसिथिन हमारा कहाँ मिलता है? हमारी सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। तो ये हैं क्वेश्चंस जो कि बन सकते हैं लेसिथिन पर। और अब हम आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पर। अ न्यूक्लियोसाइड हैविंग अ फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म्स। तो न्यूक्लियोसाइड हमारा बेसिकली क्या होता है? शुगर प्लस बेस, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब हम न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देते हैं उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 11th क्वेश्चन पर, बायोमोलिक्यूल्स हैविंग मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन आती है कि जो हमारे लिपिड्स होते हैं उनका वेट लेस देन 1000 डाल्टन है, स्टिल वो एसिड इंसोल्यूबल पूल में मिलते हैं क्योंकि वो वेसिकल फॉर्म करती हैं। ये वेसिकल्स हमारी वाटर इंसोल्यूबल होती हैं और इसलिए जो लिपिड्स है वो हमारे स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूलर हम नहीं कह सकते उसको। ठीक है, तो इसमें माइक्रोमोलिक्यूल्स में लिपिड एक्सेप्शन में आ जाता है। लिपिड को हम मैक्रोमोलिक्यूल कंसिडर करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट को पहले तो हम सर्कल कर लेते हैं। पिगमेंट, पिगमेंट में है हमारे कैरोटिनॉइड्स और एंथोसियानिन, तो ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। एल्कोलॉइड्स में हमारा है मोनोटर्पीन्स, तो नहीं, मोनोटर्पीन्स तो हमारे टर्पिनॉइड्स में आ गए। एल्कोलॉइड्स में हमारे मॉर्फिन आ गया। ठीक है, टॉक्सिन में क्या आ गया? टॉक्सिन में हमारा एब्रिन, राइसिन आ गया। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में हमारा गम आ गया, रबड़ आ गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही हमारे इसमें करेक्ट है। ए ऑप्शन हमने कर दिया टिक। 13th क्वेश्चन, द लीस्ट एबंडेंट केमिकल कंपोनेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज। अगेन ये एक टेबल में से क्वेश्चन है जिसको हम फ्रीक्वेंटली इग्नोर कर देते हैं। तो उसमें हमें ना वैल्यूज़ दे रखी है कि वाटर का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना है, प्रोटीन्स का कितना है, न्यूक्लिक एसिड का कितना है।
तो अगर आपको लगता है कि वैल्यूज़ आपको नहीं याद करनी, तो एटलीस्ट आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा आता है वाटर। वाटर के बाद हमारा क्या आता है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बाद हमारे आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स के बाद हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हमारा आता है, क्या आता है? लिपिड्स। और लिपिड्स के बाद हमारा आता है आयंस। तो सबसे कम हमारे आयंस होते हैं 1%। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। और इसका जो ऑर्डर है जो मैंने यहाँ लिखा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये ग्राफिकल फॉर्म में भी आ सकता है कि आइडेंटिफाई करो कि जो सेकंड मोस्ट एबेंडेंट है वो कौन सा केमिकल है हमारा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 14th, Ramachandran plot is used to confirm the structure of out of NCERT, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ है। और वैसे भी जो रामाचंद्रन प्लॉट है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों है? क्योंकि इससे हमें प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो कंफर्म हुआ था। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है? हमारा PYQ। और जैसे कि मैं बताती हूँ हर वीडियो में, PYQ के आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। अब हम आते हैं 15th क्वेश्चन पर। नेम द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में हमारा सबसे ज़्यादा कोलाजन होता है। रुबिस्को हमारा कब होता है? अगर हमसे पूछते कि होल ऑफ द बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर में हमारा रुबिस्को है और एनिमल वर्ल्ड में हमारा कोलाजन है। तो बच्चे बेसिकली रुबिस्को और कोलाजन में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने बताया है कि रुबिस्को हमारा बायोस्फीयर में होता है और कोलाजन हमारा एनिमल वर्ल्ड में होता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। विच टू फंक्शनल ग्रुप्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शुगर्स। जो हमारे शुगर होते हैं उनमें कौन से दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं? एक तो होता है कार्बोनिल और एक होता है हाइड्रोक्सिल। कार्बोनिल में हमारा आ गया एल्डिहाइड आ गया और कीटोन आ गया। हाइड्रोक्सिल में हमारा क्या आ गया? एल्कोहलिक ग्रुप, जो OH ग्रुप होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट्स द होमोपॉलीसेक्राइड मेड अप ऑफ द ग्लूकोज मोनोमर्स। ठीक है, तो सुक्रोज, लैक्टोज, ये तो हमारे डाइसेक्राइड हो गए। काइटिन आ गया, ग्लाइकोजन आ गया, स्टार्च आ गया। काइटिन हमारा ग्लूकोज का नहीं बना होता। अब आगे हमारा स्टार्च, इन्यूलिन, पेप्टिडोग्लाइकन। इन्यूलिन में हमारा फ्रुक्टोज होता है। डी ऑप्शन क्या है? स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। ये तीनों हमारे होमोपॉलीसेक्राइड है, ग्लूकोज मोनोमर्स के बने होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। फॉर न्यूक्लिक एसिड्स द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। न्यूक्लिक एसिड में जो बिल्डिंग ब्लॉक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है। बेसिकली बच्चों को लगता है कि जो न्यूक्लियोसाइड है वो और भी छोटा होता है न्यूक्लियोटाइड से, तो न्यूक्लियोसाइड हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता होगा, तो भी ऑप्शन चूज कर लेते हो। बट ऐसा नहीं है, न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जब दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं तो हमारा बनता है न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं 19th क्वेश्चन पर। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्यूरीन्स। प्यूरीन्स पूछी है। प्यूरीन्स हमारी होती हैं एडिनाइन और ग्वानिन। और पायरिमिडीन में क्या होती है हमारी? साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। DNA में हमारी यूरेसिल की जगह थाइमीन प्रेजेंट होता है। अब हम आते हैं 20th क्वेश्चन पे। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? बेसिकली जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो तो प्रेजेंट होता है। पेप्टाइड बॉन्ड हमारा कैसे फॉर्म होता है? बाय द डिहाइड्रेशन। ठीक है,
ये जो कोवेलेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये हमारे सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स में आते हैं। प्राइमरी में हमारा बस पेप्टाइड बॉन्ड आता है। अब हम आते हैं अपना 21st क्वेश्चन पे। इन अ पॉलीसेक्राइड द इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड बाय। तो पॉलीसेक्राइड में कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अगेन हमारा डिहाइड्रेशन के थ्रू फॉर्म होता है। अब हम आते हैं अपने 22nd क्वेश्चन पर। Which of the following is the least likely to be involved in stabilizing the three-dimensional folding of the proteins? बेसिकली ये क्वेश्चन हल्का सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है। अगर आप कहीं से आप कोचिंग ले तो अगर उन्होंने आपको ज़रा सा भी डिटेल में पढ़ाया है तो ये आपको आता होगा। तो बेसिकली लीस्ट पूछा है हमसे, तो लीस्ट को हम सर्कल मारते हैं और लीस्ट हमारा होता है एस्टर बॉन्ड्स। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 23rd क्वेश्चन पर। इन अ डीएनए स्ट्रैंड नाइट्रोजनस बेसिस पेयर विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। एडिनाइन और थाइमीन में डबल बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन में हमारे ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एडिनाइन और थाइमीन में डबल बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोसिन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसका ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 24th द पाइरिमिडीन बेस विच कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए ओवर आरएनए। ऐसा कौन सा बेस है जो हमारा डीएनए में प्रेजेंट है बट आरएनए में नहीं है? डीएनए में हमारा थाइमीन प्रेजेंट होता है, आरएनए में हमारा यूरेसिल प्रेजेंट होता है, और थाइमीन हमारा कुछ नहीं है। थाइमीन हमारा 5-मिथाइल यूरेसिल है। ये वाला जो पॉइंट है ना कि थाइमीन हमारा 5-मिथाइल यूरेसिल है, ये 12th क्लास में आएगा एनसीईआरटी में। खैर मैंने अभी बता दिया क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड था कि एडिशनल स्टेबिलिटी हमारी थाइमीन प्रोवाइड करती है। 25th one of the major feature of metabolic reactions is that they are, metabolic reactions जो हमारी बॉडी में हो रही है उनका एक फीचर है कि हर एक जो रिएक्शन है वो कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इवन अगर CO2 को पानी में डिजोल्व होना है ना, उसके लिए भी एंजाइम है, वो रिएक्शन भी कैटेलाइज्ड है। तो डी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अब हम आते हैं अपने 26th क्वेश्चन पर। कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक पाथवेज आर ऑफन कपल्ड इन सेल बिकॉज। अब आप सेल अगर देख लो कोई भी रिएक्शन, तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे कैटाबॉलिक हो रही है या किसी जगह पे एनाबॉलिक हो रही है। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों साथ साथ चलती हैं। क्यों चलती है? बिकॉज द इंटरमीडिएट्स ऑफ अ कैटाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिज्म पाथवे से जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो किसी दूसरे रिएक्शन में यूज़ हो रहा है टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, टू फॉर्म अ हायर कंपाउंड। ठीक है, तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं अपने 27th क्वेश्चन पे। The bond energy of which of the following chemicals is most important form of energy currency in the living organisms? एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम किसका कहते हैं? ATP को कहते हैं। और ATP ना बेसिकली कुछ नहीं है, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है ना, शुगर है उसके साथ बेस अटैच है, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। उसी फॉस्फेट ग्रुप के साथ अगर हम 2 फॉस्फेट ग्रुप और लगा देना तो उसको हम कह देते हैं ATP। और बेसिकली जो हमारा थर्ड बॉन्ड होता है ATP का, वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। तो इसका तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ATP। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला, द लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, ये हमारे सही है। The constant flow of materials for energy in and out of the cell prevents the cell from reaching equilibrium, ये भी हमारा सही है। Living state and metabolism are synonyms, ये भी हमारा सही है। एक चीज़ हमें याद रखनी है, जब भी हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम अटेन करेंगी तब हमारी डेथ हो जाएगी। इक्विलिब्रियम मतलब डेथ,
नॉन इक्विलिब्रियम मतलब लिविंग, मेटाबॉलिज्म, नॉन इक्विलिब्रियम, लिविंग स्टेट, ये सब सिनोनिमस है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं टिक कर लूँ इसको, हाँ। तब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। Those nucleic acids which behave like enzymes, they are known as, क्या कहते हैं, राइबोजाइम्स कहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। हम अक्सर क्या पढ़ते हैं कि जो प्रोटीन्स है वो इंजाइम्स होते हैं, बट एक्सेप्शन आ जाती है कि जो आरएनए होता है, कुछ जो फॉर्म्स होती हैं हमारी आरएनए की, वो इंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं और उन्हीं को हम कहते हैं राइबोजाइम्स। ये भी हमारा 12th में एनसीईआरटी में डिटेल में आएगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। द पॉकेट ऑफ एन इंजाइम इन विच द सबस्ट्रेट बाइंड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। उस साइट पे हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है और ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, यानी कि इंजाइम सबस्ट्रेट। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये हमारा ट्रांजिएंट होता है, अनस्टेबल होता है और जल्दी ही प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाता है सबस्ट्रेट। तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया इसका। अब हम आते हैं 31st क्वेश्चन पे। फिजिकल चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन रेफर्स टू, फिजिकल चेंज क्या है, चेंज इन द शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, चेंज इन स्टेट मैटर। ए और बी दोनों सही है। सी ऑप्शन क्या कहता है, चेंज इन बॉन्ड एनर्जी। अरे बॉन्ड एनर्जी में चेंज होगा तो या तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड बनेगा, तो फिर तो वो केमिकल चेंज हो गया ना, फिजिकल तो वो रहा ही नहीं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, बोथ ए एंड बी। Km वैल्यू इज इक्वल टू, अब ये Km वैल्यू क्या होती है, Km वैल्यू इज इक्वल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। एनसीईआरटी में इसका एक डायग्राम भी दे रखा है। बेसिकली जैसे ये है, तो ये हमारी हो गई Km, ये हमारा हो गया Vmax बाय 2, ये हमारा Vmax हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं Km वैल्यू। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शट्स ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी, द प्रोसेस एंड द केमिकल आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड एज। तो हमें पता है कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करता है, लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं या शट ऑफ कर देते हैं। ऐसे इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहिबिशन, और ऐसे केमिकल को कहते हैं हम इनहिबिटर। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में एग्जांपल हमें दे रखा है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का, उसका सबस्ट्रेट है सक्सिनेट और उसका इनहिबिटर क्या है, मेलोनेट। जो मेलोनेट है वो रिजेंबल करता है टू द सक्सिनेट इन द स्ट्रक्चर। तो ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि सबस्ट्रेट क्या होता है और इनहिबिटर कौन सा होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का, ठीक है। तो इनहिबिटर पता होना चाहिए और सबस्ट्रेट पता होना चाहिए, एंजाइम क्या है ये भी पता होना चाहिए। The inhibitor, which inhibits the enzyme activity by binding to the active site of the enzyme due to the close resemblance to the structure in its molecular structure, is called। ऐसे इनहिबिशन को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, उस केमिकल को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो इनहिबिटर है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करता है, और जो हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है वो हमारा रिवर्सिबल होता है, यानी कि अगर हम और सबस्ट्रेट ऐड करें तो जो वेलोसिटी है, जो एंजाइम है, वो दोबारा हमारा सबस्ट्रेट से बाइंड होगा। तो एक इसका है कि जो इसमें Km वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो हमारा Vmax है वो सेम रहता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये होता है। अब दूसरा केस हमारा क्या आता है, उस पर शायद क्वेश्चन है,
इंजाइम्स, अब ये हमारा आ गया इंजाइम की कैटेगरीज जो हमें दे रखी हैं. Enzymes that catalyze the removal of the groups from the substrates by mechanism other than the hydrolysis. Addition of groups to double bonds are called. ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं जो कि ग्रुप को ही रिमूव करते हैं, उनको हम कहते हैं लाइगेसेस. जो लाइगेज है वो हमारा ज्वाइनिंग करता है. हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, जो जैसे पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, एस्टर बॉन्ड हो गया, जो हमारे डिहाइड्रेशन से फॉर्म होता है, उस बॉन्ड को तोड़ देता है. कैसे? हाइड्रेशन करके. बॉन्ड बना था डिहाइड्रेशन से, बॉन्ड टूटेगा कैसे? हाइड्रेशन से. डिहाइड्रोजिनेज, जिसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेज. एक को ऑक्सीडाइज करेगा, एक का रिडक्शन करेगा. तो अब हम आते हैं अपने 36th क्वेश्चन पर. व्हाट आर प्रो एंजाइम्स? प्रो एंजाइम्स हमारे होते हैं इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स. तो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि एंजाइम हमेशा हमारे एक्टिव होते हैं, उनकी एक इनएक्टिव फॉर्म होती है. और फिर कोई ऐसे सबस्ट्रेट होता है जिससे वो एंजाइम एक्टिव होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पैंक्रियास में एक एंजाइम है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज. वो किसके प्रेजेंस में एक्टिव होता है? जिंक के प्रेजेंस में वो एक्टिव हो जाता है एंजाइम. तो प्रो एंजाइम्स हमारे इनएक्टिव फॉर्म होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. अब हम आते हैं 37th पे. ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन. जो हमारा ES कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा होता है? ट्रांजिएंट होता है एंड अनस्टेबल होता है. तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. अब हम आते हैं अपने 38th क्वेश्चन पे. द इनहिबिटर विच बाइंड्स टू द एंजाइम एट साइट other than the active site and does not resemble the substrate in structure. तो ये है वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रही थी, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की. तो इसमें क्या होता है कि जो इनहिबिटर होता है उसको कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो सबस्ट्रेट को रिजेंबल करे, और ना ही वो एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करेगा, वो अलग साइट पे जाके बाइंड करेगा. और उसके बाद हम एक बार इनहिबिटर जो है वो बाइंड कर गए एंजाइम से, तो हम कितना भी सबस्ट्रेट ऐड कर ले, कितनी भी कंसंट्रेशन ऐड कर ले, ये प्रोसेस रिवर्स नहीं होगा. इसलिए जो हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है वो हमारा नॉन रिवर्सिबल होता है. और इसमें जो हमारी Km वैल्यू होती है वो तो सेम रहती है, और जो हमारा Vmax है वो डिक्रीज हो जाता है. ये जो मैं बता रही हूँ ये आउट ऑफ NCERT है, बट एक्स्ट्रा नॉलेज में कुछ जाता नहीं है, तो इसका तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया. ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है हमारा. अब हम आते हैं अपने 39th क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. एपो होलो को भाई क्या है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है. होलो एंजाइम बेसिकली हमारा होता है एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर. कोफैक्टर में हमारी 3 कैटेगरीज आती हैं: प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर और मेटल आयंस. तो यहाँ कोफैक्टर की कैटेगरी दे रखी है कोएंजाइम, तो ये भी हमारे सही हो गया. जो एपो एंजाइम होता है वो हमारा प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ द एंजाइम होता है, और को एंजाइम हमारा यानी कि जो कोफैक्टर होता है वो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है. ये भी याद होना चाहिए. इसका तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है. अब हम आते हैं अपने 40th क्वेश्चन पे. नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाउंड टू एंजाइम विच मेक एंजाइम कैटालिटिकली मोर एक्टिव आर. नॉन प्रोटीन हमसे पूछे हैं, तो क्या वो है? कोफैक्टर है. को आयंस नहीं होगा, और विच मेक एंजाइम्स कैटालिटिकली मोर एक्टिव, तो इनहिबिटर तो यार स्लो डाउन करता है. तो कोफैक्टर हमारा सही हो गया, ए ऑप्शन. एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर होलो एंजाइम. होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर. अब आते हैं 41 क्वेश्चन पे.
एपो एंजाइम्स आर डैश पोर्शन ऑफ द एंजाइम। सिंपल, कौन सा? प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीनेशियस पोर्शन, प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम। 42nd क्वेश्चन, जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर विच एंजाइम? किसका कोफैक्टर होता है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का। वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दे रखा है। पेरोक्सीडेज का क्या होता है? हीम होता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का क्या होता है? जिंक होता है। और जिंक हमारा मेटल आयन है, ठीक है। कोफैक्टर की थर्ड कैटेगरी मेटल आयन में हमारा जिंक बिलोंग करता है। अब तो ये थे हमारे आज की वीडियो के लिए, आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन सही निकले हो, बट नहीं निकले हो तो कोई नहीं, एनसीईआरटी रिवाइज करो। एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, ताकि जो नीट की के लिए प्रिपेयर करे उनकी भी हेल्प हो सके। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, बी सेफ। सेफ रहना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंडिया में ओमिक्रॉन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बस घर पे बैठे रहो और पढ़ो। एंड टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।